नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग कल। वोटिंग को लेकर सभी तैयारियां हुई पूरी। मतदान कराने को लेकर सभी तैयारियां खत्म। आज अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा। प्रयागराज पहुंचेंगे आज दोनों दिग्गज। प्रयागराज में राहुल और अखिलेश यादव की आज होगी जनसभा। सीएम केजरीवाल आज सांसदों और विधायकों के साथ बीजेपी मुख्यालय पर देंगे धरना। दोपहर 12 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचकर देंगे गिरफ्तारी। आगरा में जूता कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। 30 करोड़ नगद जब्त। टैक्स चोरी करने पर हुई कार्रवाई। पंजाब हरियाणा समेत 6 राज्यों में गंभीर हीटवेव का अलर्ट। दिल्ली और राजस्थान में तापमान 40 डिग्री पहुंचा। बच्चे बुजुर्गों के लिए हो सकता है बेहद खतरनाक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी क्या कुछ कह रही सुन लेते हैं। की परमिशन भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, तो ये तो सारी परमिशन भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, उनके सारे नेताओं को मिलती हैं। ये तो आज पूरा देश देख रहा है कि ये वैसी बात होती है, हमारा खून खून तुम्हारा खून पानी। अगर हमारे किसी भी नेता पे कोई आरोप लगे तो कोई पुलिस एफआईआर नहीं हो सकती है, कोई जांच नहीं हो सकती है, कोई गिरफ्तार नहीं हो सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सांस भी लेंगे तो उस सांस लेने पर भी रोक लगाई जाएगी। पुलिस द्वारा लगाई जाएगी, ईडी द्वारा लगाई जाएगी, सीबीआई द्वारा लगाई जाएगी, इलेक्शन कमीशन द्वारा लगाई जाएगी। तो सब तो आतिशी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और आपको बता दें कि आतिशी यहां पर बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए भी नजर आई हैं। तो उनकी ओर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला गया है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर आज पोलिंग के लिए रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। तो आज पोलिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। लखनऊ में कुल 456 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मोहनलालगंज की बात कर लें तो 1355 मतदान केंद्र और 2262 मतदेय स्थल बनाए गए हैं लखनऊ में कुल। वहीं आपको बता दें कि लगातार मतदान करने को लेकर लोगों में, मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। 20 मई को वोटिंग होगी लखनऊ में, और जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मोहनलालगंज में अगर हम बात करें तो यहां पर भी मतदाता उत्साहित नजर आ रहे हैं। 20 मई यानी कल मतदान होगा। मोहनलालगंज में आपको बता दें कि 1355 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो लखनऊ में कुल 456 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ में मतदान करने को लेकर उत्साहित लखनऊ की जनता। इंतजार 20 मई यानी कल जब वोटिंग होगी। सभी तैयारियां वोटिंग को लेकर पूरी किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ में कुल 456 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ में कुल 11,48,000 मतदाताओं की बात। 48,119 पुरुष मतदाता हैं। अगली खबर है रायबरेली से, जहां 5वें चरण के मतदान को लेकर आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। तो अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर रायबरेली में कुल 17,83,571 मतदाता मतदान करेंगे, और जिसमें से 8,52,552 महिला मतदाता
तो वहीं 9,30,983 पुरुष मतदाता हैं। रायबरेली में कुल 1,236 मतदान सेंटर हैं। वहीं 1867 बूथ बनाए गए हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी, बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह व बसपा से ठाकुर प्रसाद यादव चुनावी मैदान में है। तो पोलिंग पार्टियां रवाना करती गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिले में 5वें चरण के चुनाव को लेकर के आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। आपको बता दें कि कल 20 मई को 5वें चरण का मतदान होना है। वहीं रायबरेली जिले के ITI कॉलेज से ये पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना की जा रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आपको रायबरेली में कुल 17,83,571 मतदाता अपना मतदान करेंगे, जिनमें से 8,52,552 महिला मतदाता, वहीं 9,20,983 पुरुष मतदाता अपना मतदान करेंगे। रायबरेली में कुल 1236 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। रायबरेली जिले में कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी प्रत्याशी हैं, तो वहीं बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह प्रत्याशी हैं। बसपा से ठाकुर प्रसाद रायबरेली में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। 553 बसें व 400 छोटे वाहनों के द्वारा पोलिंग पार्टियों को रायबरेली से रवाना किया जा रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं शहर के ITI ग्राउंड की हैं, जहां पर पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। क्षेत्र में यह चुनाव होना है। रायबरेली के सदर विधानसभा, हरचंदपुर, बछराव समेत 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां पर ये मतदान को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। तो देखिए 5वें चरण में कल मतदान होगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है और अलग अलग जगहों से इसको लेकर हम अपडेट भी लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ में अनिरुद्ध पांडे जुड़ चुके हैं कौशाम्बी से। अनिरुद्ध का रुख कर लेते हैं पहले। अनिरुद्ध, कौशाम्बी में कितनी तैयारियां हो चुकी हैं? मतदान को लेकर कितना उत्साह नजर आ रहा है? कल 20 मई को मतदान। कौशाम्बी में कल 20 मई को चुनाव होना है, जिसको लेकर आज पोलिंग पार्टी मंडी से रवाना हो रही हैं, जहां पे कल पूरी तरह से जिला प्रशासन ने चुनाव कराने की तैयारी जुटा चुके हुए हैं, कर लिए हैं और पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं आज। जी बिल्कुल, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 5वें चरण में कल मतदान होगा। और जगहों से भी हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सुशील शुक्ला जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फतेहपुर से सुशील, क्या तैयारी है मतदान को लेकर? सुशील, आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट कीजिए सुशील। सुशील, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी 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 सुशील, मतदान को लेकर कितनी तैयारियां पूरी हो गई हैं? 5वें चरण में कल मतदान होना है। जी, जनपद फतेहपुर में 5वें चरण का चुनाव होना है और 2143 जो है बूथ बनाए गए हैं, जहां वोटर जो है वोट डालेंगे और जोरों से तैयारियां चल रही हैं और जिला प्रशासन सशक्त है पूर्ण रूप से। बिल्कुल, तो पूरी तरीके से इंतजाम कर लिए गए हैं। अनिरुद्ध के पास जाते हैं। अनिरुद्ध, जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो बूथ बनाए गए हैं, यहाँ पर वोटर्स बड़ी संख्या में पहुंचे, इसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? क्या कोई पिंक बूथ तैयार किया गया है? क्या कोई सेल्फी पॉइंट बूथ पर बनाए गए हैं, ताकि जो मतदाता हैं वो जागरूक होकर मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए जरूर पहुंचे? ऐसी कोई जानकारी मिली क्या अब तक आपको? जी, बता दूं कि कौशाम्बी में जिला प्रशासन की तरफ से मॉडल शॉप चुनाव कार्यालय वहां पे छाये के लिए इंतजाम किया गया। चुनाव बूथ के बाहर वृद्ध और विकलांग लोग जैसे वोट करने जा रहे हैं या बूढ़े वृद्ध जा रहे हैं, उनके लिए छाये की व्यवस्था, पानी पेयजल की व्यवस्था, शौच के लिए सारी चीजें की व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। जी बिल्कुल, सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। सुशील का रुख एक बार फिर से करेंगे। सुशील, देखिए मतदान को लेकर जैसा आपने भी बताया कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं? अगर बूथों पर हम बात करें तो बूथों के बाहर किस तरीके से तैनाती की जाएगी? क्या इसको लेकर सभी तैयारियां हो गई हैं? और जो संवेदनशील बूथ होते हैं वहां पर किस तरीके की सुरक्षा होने वाली है? जी, ऐसा है, यहाँ जो भी इंतजाम है वो सिविल पुलिस के अलावा जो है STF की भी जो है
टीमें लगाई गई, जहां जैसा ऐसा लग रहा है कि संवेदनशील है वहां हर पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। ठीक है, राहुल त्रिपाठी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बाराबंकी से हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राहुल, बाराबंकी में भी मतदान को लेकर कितनी तैयारियां हो गई हैं? कल 5वें चरण के तहत वोटिंग होनी है, आम जनता कितने उत्साहित है, कितना इंतजार नजर आ रहा है? कल जब वोटिंग होगी किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आने वाली हैं? जी देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, कल मतदान होना है। बाराबंकी में चुनावी दौरे जोरों शोरों से होते रहे, अलग अलग चर्चाएं होती रही, लेकिन अब क्योंकि मतदान निकट आ गया है तो अब एक अजीब सा सन्नाटा बच रहा है। मतदाता खामोश है, क्या होने वाला है। सभी जो भी प्रत्याशी हमारे यहाँ के हैं उनकी दलकलें बड़ी हुई हैं, पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। जिलाधिकारी मौके पर नवीन मंडी जाकर के अभी उन्होंने जायजा लिया है। ठीक है, तो साफ तौर पर वोटिंग को लेकर पूरी तैयारियां जो है वो हो गई हैं। राहुल, क्या कोई पिंक बूथ, कोई सेल्फी पॉइंट, इस तरीके की तैयारियां भी की जाएंगी? क्या जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनके लिए बूथों पर खास इंतजाम होंगे? ऐसी कोई जानकारी मिली क्या आपको राहुल? जी, हमारे यहाँ जिलाधिकारी सतीश कुमार ने इसकी एक विशेष व्यवस्था ये की थी कि 85 वर्ष से अधिक के जो बुजुर्ग मतदाता है उनके घर पर जाकर वोट डालने की व्यवस्था करा दी गई। वहीं पिंक बूथ, सेल्फी पॉइंट वगैरह की बात की जाए तो अक्सर जो वो बूथ जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम होते हैं वहां पर इसकी व्यवस्था कराई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट पोल हो सके। ठीक है, तो साफ तौर पर यहाँ पर पूरे इंतजाम किए जाने की बात सामने आई है। सुशील के पास एक बार फिर से जाएंगे। सुशील, 5वें चरण में वोटिंग होनी है, इस बार क्या मुद्दे रहे? फतेहपुर की जनता इस बार क्या वोट डालने के लिए पहुंच रही है, और जब वोट डालने के लिए जाएगी उस दौरान किन चीजों को ध्यान में रखेगी? क्योंकि कई सारे मुद्दे इस बार चुनाव में रहे हैं। जब प्रत्याशी गए जनता के बीच में तो उनको किस तरीके से अपने पक्ष में वोट डालने की उनकी ओर से अपील की गई, किस तरीके से उनको मनाने की या अपने लिए वोट कराने की क्या कुछ बातें कही गई हैं? क्या कुछ माहौल रहा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान फतेहपुर में? जी गरिमा जी, ऐसा है, यहाँ 13 प्रत्याशी लोकसभा में खड़े हैं, लेकिन चुनाव जो है वो 3 पर है, बसपा और सपा गठबंधन और भाजपा पे। लेकिन चूंकि सपा और भाजपा पे ही चुनाव है यहाँ, और इन्हीं दोनों में से बहुत तनी तना चल रही है। जिस तरीके का माहौल है तो इस पर कुछ भी नहीं किया जा सकता कि कौन सी पार्टी का चुनाव अच्छा जाएगा। लगभग सामान्य रूप से जो है रिजल्ट जो निकल के आ रहे हैं कि दोनों लोगों में जो है कंपटीशन जोर से है, कौन निकलेगा ये स्पष्ट नहीं हो सकता। और तमाम मुद्दों पर जो है वोटर नाराज है, कहीं भाजपा से, कहीं न कहीं सपा से। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, संवाददाता हमीरपुर से हैं। सिद्धार्थ, हमीरपुर की बात करें, क्या कुछ अपडेट वहां से निकलकर सामने आया है? कल जब मतदान होना है तब कितना उत्साह है और कितनी तैयारियां पोलिंग को लेकर हो चुकी हैं? को बता दूं कि हमीरपुर लोकसभा में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होने जा रहा है, जिसे देखकर आज पोलिंग पार्टियों की रवानगी की जा रही है। वहीं पोलिंग पार्टियों की रवानगी के बीच लगभग 287 जो छोटे बड़े वाहन पोलिंग पार्टियों की रवानगी के लिए लगाए गए हैं वो अपने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। और हमीरपुर लोकसभा में बताया जा रहा है कि जहां लगभग 18,34,000 मतदाता अपने मतदान अधिकार का करेंगे प्रयोग। जी ठीक है, यानी सब तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं और लगातार वोट डालने के लिए जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो इंतजार कर रहे हैं 20 मई यानी कल जब वोटिंग की शुरुआत होगी उस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर विस्तार से बात करेंगे। सिद्धार्थ, क्या जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर चलाए गए थे मतदान को लेकर? क्योंकि अगर हम 4 चरणों की बात करें तो मतदान प्रतिशत जो कम रहा उसको लेकर बड़ा मुद्दा उठा था, लेकिन जिसके बाद से अलग अलग चरणों में हमने देखा कि जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी ताकि मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ सके, लोग अपने घरों से निकलें। तो कल के चरण को लेकर क्या आपके क्षेत्र में भी अधिकारियों की ओर से जागरूकता कार्यक्रम किए गए थे ताकि लोग निकलकर बाहर आ सकें? जी बिल्कुल, लगातार जो जिला अधिकारी राहुल पांडे है वो प्रयास करते रहे हैं तमाम तरीकों से, वो रिक्शे के माध्यम से हो, चाहे पत्र से हो, चाहे आमंत्रण पत्र भेजना हो, लगातार मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य चलता रहा है। और लगातार हमीरपुर लोकसभा में जो जिला अधिकारी है, निर्वाचन अधिकारी हैं, वो लगातार प्रयास करते रहे हैं लोग घर से बाहर निकले और अपने मतदान का उपयोग करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो 5वें चरण में कल मतदान होगा जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लखनऊ में कुल 456 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जिसको लेकर आपको बता दें कि वोटिंग के चलते सभी पोलिंग पार्टियां भी रवाना कर दी गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
5वें चरण में कल मतदान होगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अब बात करते हैं सूरज के सितम की। धूप की तपिश और चिलचिलाती गर्मी से फिलहाल आम जनता परेशान नजर आ रही है। आपको बता दें कि कानपुर वासियों को राहत नहीं मिलने वाली है और सीएससी के मौसम विभाग के अनुसार 10 जून तक ऐसी ही तपिश रहेगी, क्योंकि सूरज की किरणें पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल सीधी रेखा में जमीन पर पड़ रही हैं और साथ ही थार मरुस्थल से उठने वाली गर्म हवाएं भी तेजी से प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों की ओर आ रही हैं। ऐसे में कानपुर में तापमान ने लोगों की हालत खराब कर दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम के जानकारों ने बताया कि तापमान में अचानक बढ़ोतरी की वजह साफ आसमान और राजस्थान के थार रेगिस्तान से आ रही सूखी गर्म हवा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी से उमस बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी उत्तर भारत में और कानपुर मंडल में इसी तरह से गर्मी बनी रहेगी और तापमान 43-44 के आसपास बने रह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मॉइस्चर फील्ड थोड़ा आना शुरू हुआ है आज दोपहर के बाद से, तो अगर क्लाउड फॉर्मेशन होती है और हाई क्लाउड होते हैं तो थोड़ी धूप में नमी आएगी और लेकिन उमस बराबर होगी। चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग दोपहर में घर से न निकलें, साथ ही खुद को हाइड्रेट रखने के लिए लिक्विड का ज्यादा इस्तेमाल करें। मेरा मानना है कि इस समय सबसे सामान्य प्रॉब्लम जो चल रही है हीट स्ट्रोक की चल रही है। ज़्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से दोपहर के टाइम में टेम्परेचर जो है 42-44 डिग्री के आसपास हो रहा है, जिसमें अपनी बॉडी को मैनेज करना कठिन हो जा रहा है। तो इसमें कोशिश करना चाहिए कि धूप में न निकलें, लगातार बिना पानी पिए या किसी एक्सर्शन इस टाइप का फिजिकल वर्क ना करें कि जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन हो, पानी कमी हो और फिर हीट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो। देश के कई हिस्सों में तेज गर्मी पड़ रही है। कई जगहों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। ऐसे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा घर में रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कानपुर में फिलहाल तेज गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। और अगली खबर अब आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 49 दिनों में किए 144 कार्यक्रम। सीएम योगी ने कमल खिलाने का संकल्प लिया है। भीषण गर्मी में भी हर दिन मुख्यमंत्री कार्यक्रम कर रहे हैं। 3 से 4 जनसभाओं व चुनावी कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी अब तक 8 राज्यों में भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं। वहीं 25 मार्च को मथुरा में किया प्रबुद्ध सम्मेलन कर प्रदेश की संभाली थी चुनावी कमान। 27 मार्च से 18 में कुल आपको बता दें कि 49 दिनों में 18 मई तक कुल 49 दिनों में चुनाव प्रचार में डटे रहे हैं। अब तक 15 प्रबुद्ध सम्मेलन, 12 रोड शो भी किए हैं। 5वें चरण में 14 सीटों में से 5 पर केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी का भी प्रचार किया है। मोहनलालगंज से कौशल किशोर, जालौन से भानु प्रताप का प्रचार करते नजर आए हैं। फतेहपुर से साध्वी निरंजन, इन सभी के प्रचार में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तो लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हैं मुख्यमंत्री। 5वें चरण में 14 सीटों में लगातार वो पहुंचे हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी का भी प्रचार किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मोहनलालगंज से कौशल किशोर शर्मा और जालौन से भानु प्रताप सिंह के समर्थन में भी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। 49 दिनों में 144 कार्यक्रम मुख्यमंत्री की ओर से किए जाने की बात सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सत्ताईस मार्च को मथुरा से शुरुआत हुई थी। प्रबुद्ध सम्मेलन कर
प्रदेश की चुनावी कमान मुख्यमंत्री ने संभाली थी। लगातार प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री अपनी पूरी कोशिश करते हुए कमल खिलाने का संकल्प मुख्यमंत्री की ओर से लिए जाने की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर भीषण गर्मी में भी लगातार चुनाव प्रचार में डटे रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अब तक 15 प्रबुद्ध सम्मेलन और 12 रोड शो भी किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी के पक्ष में भी प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और 8 राज्यों में भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर अब तक 8 राज्यों में चुनाव प्रचार कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और 27 मार्च को मथुरा में किया था प्रबुद्ध सम्मेलन कर प्रदेश की कमान संभाली थी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अब तक 15 प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुके हैं मुख्यमंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी के समर्थन में भी प्रचार प्रसार किया है मुख्यमंत्री ने। और भीषण गर्मी में भी लगातार प्रचार प्रसार की कमान संभाली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अब तक 8 राज्यों में चुनाव प्रचार हो चुका है और 27 मार्च को मथुरा में प्रबुद्ध सम्मेलन भी किया था। बड़ी खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से खबर, सीएम योगी ने कमल खिलाने का संकल्प लिया है। और इसी खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, भीषण गर्मी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए हैं। महज 49 दिनों में 144 से ज्यादा जगहों पर वो कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। संदीप, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस भीषण गर्मी को देखते हुए भी लगातार चुनावी दौरे पर है और लगातार एक दिन में 3 या 6 जिलों का जो है लगातार जो है भ्रमण कर रहे हैं, यानी कि जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। हम अगर बात करते हैं इन 4 जिलों की अगर बात करते हैं तो लगभग 144 जो है चुनावी कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक जो है कर चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमल खिलाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए 3 से 4 जनसभाओं
जनसभाओं को लगातार जो है एक दिन में संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। 49 दिनों की अगर बात करते हैं, कुल 111 जनसभाएं थी, सहित 144 चुनावी जनसभाओं को संबोधित अब तक कर चुके हैं। और ऐसे में 27 मार्च को मथुरा में प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से इस चुनावी सम्मान को संभाला था और इसके साथ ही साथ में लगातार वो जो है चुनावी रथ पर सबसे बैठे हुए हैं। यानी कि आज 50वां दिन है और 50वें दिन की अगर हम बात करते हैं, आज लगभग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 6 जनसभाएं हैं, लगातार जो है मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस चुनावी जनसभा की अगर 5वें चुनाव की अगर बात करते हैं, लगभग 14 सीटें हैं। 14 सीटों में 5 केंद्रीय मंत्री इस बार चुनावी मैदान में है और चुनावी मैदान को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर भी जाकर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब तक की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार रैलियां कर रहे हैं, जिस तरह लोगों से संवाद कर रहे हैं, इस संवाद के माध्यम से लगभग 12 रोड शो अब तक कर चुके हैं और 15 प्रबुद्ध सम्मेलन जो है वो कर चुके हैं। इसके साथ 8 राज्यों में जा करके चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। तो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो सीएम योगी ने कमल खिलाने का संकल्प लिया है। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता दें, जहां भीषण गर्मी में भी लगातार सीएम योगी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और 3 से 4 जनसभा व चुनावी कार्यक्रम में सीएम योगी लगातार पहुंच रहे हैं। तो 27 मार्च को मथुरा में किया प्रबुद्ध सम्मेलन, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन कर प्रदेश की संभाली थी चुनावी कमान। और अब तक 15 प्रबुद्ध सम्मेलन और 12 रोड शो भी किए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 5वें चरण में 14 सीटों में 5 पर केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में हैं। और अगली खबर प्रतापगढ़ से आपको हम बताते हैं, जहां अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल का बयान सामने आया है। देश के लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है। अनुप्रिया की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। वो कहते थे कुंडा हमारी जागीर है, उनका भ्रम टूट गया। कौशाम्बी लोकसभा के मानिकपुर में अनुप्रिया पटेल का बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अनुप्रिया पटेल की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल का बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी, उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है। अनुप्रिया की ओर से अहम बातें कही गई हैं और उन्होंने कहा कि वो कहते थे कि कुंडा हमारी जागीर है, लेकिन अब उनका ये भ्रम टूट चुका है। कौशाम्बी लोकसभा के मानिकपुर में अनुप्रिया पटेल का बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रतापगढ़ से खबर, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल का बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रतापगढ़ से अहम जानकारी, जहां पर अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल का बयान सामने आया है। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और सीधे आपको ले चलते हैं आजमगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करें। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। एक ही भाव सर्वत्र दिखाई दे रहा है और वह है कि फिर एक बार, थोड़ा आजमगढ़ की भाषा में बोलो जोर से, फिर एक बार और अब की बार बहनों और भाइयों, जब 400 पार की बात होती है तो कांग्रेस, सपा और बसपा की हालत खराब होती है। उनके चेहरे की हवा उड़ जाती है। वे पूछते 400 पार कैसे होगा, तो जनता जनार्दन एक बात कहती है, जनता की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों,
तो ये चुनाव अब तो राम भक्तों राम द्रोहियों के बीच में जाकर के सिमट गया है। जिन लोगों ने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा पे सेंध लगाई थी, जिन्होंने हमारे आराध्य देवों के पवित्र स्थलों को पकड़ने का कुत्सित प्रयास किया था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को आतंक की गढ़ गतिविधियों का गढ़ बनाने का प्रयास किया था, जिन लोगों ने विकास बाधित किया था, ये चुनाव उनको जवाब देने का सर्वोत्तम माध्यम है। बहनों और भाइयों, मैं आजमगढ़ में इसलिए आया हूं, निरुआ ने मात्र 2 वर्ष के अंदर आजमगढ़ की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए अहरनिश प्रयास किया और आज आजमगढ़ में दिखाई भी देता है। आप देख रहे होंगे आजमगढ़ में या तो 4 लेन की कनेक्टिविटी है या 2 लेन की कनेक्टिविटी है। आजमगढ़ में महाराज सोहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय भी बन गया है। आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय का निर्माण भी हो रहा है। आज में एयरपोर्ट का निर्माण भी हो गया है और अब आजमगढ़ को लोग शक और अविश्वास की नजरों से नहीं देखते, बल्कि आजमगढ़ की पहचान आज के दिन पर होती है कि अच्छा भोजपुरी का सुपरस्टार निरुआ के संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। देखो इस रूप में देखते हैं। आप चुन किसको रहे हैं? आप ना कहीं आप चले जाइए देश के अंदर, बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का नेता होगा तो हर व्यक्ति उसको की निगाहों से देखता है। अरे सपा का व्यक्ति है तो लोग मान लेते हैं कि ये शरीफ तो नहीं होगा, ये जरूर कोई गुंडा होगा, ये कोई बदमाश होगा, और सपा का समर्थक है और कुछ और है तो लोग उसकी तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं। पुलिस के कर्मी जैसे मिलते हैं, लोग मानने लगते हैं कि कहीं गड़बड़ करने के लिए आया होगा। बहनों और भाइयों, लेकिन निरुआ ने आजमगढ़ की तस्वीर को सरकार के साथ मिलकर बदलने का प्रयास किया और आज परिणाम है, आज का व्यक्ति कहीं जाता है तो लोग आज आपको शक की निगाह से नहीं देखते। हाँ, ये जरूर आपसे ख्वाहिश रखते होंगे कि आप भी भोजपुरी में कोई गाना सुना दीजिए, ये करते होंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, पहचान का संकट आज के दिन पर आपके सामने नहीं। और सबसे बड़ी समस्या का समाधान पहले उन्होंने किया। दूसरा, उन्होंने यहां पर आपको एक पहचान दिलाने का प्रयास कि मेरे आजमगढ़ में भी विकास होना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी, हाईवे, रेलवे, संगीत महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना, ये सभी लगातार अब आपकी पहचान बन रहे हैं। और इस पहचान को, भाई बैठ जाओ, ये आगे लोग बैठ जाएं, आने पीछे वाले को भी देखने दो, बैठो भैया, आराम से बैठ जाओ। और बहनों और भाइयों, ये जो यहां की समस्या का समाधान करके दिखाया है, एक ये जनप्रतिनिधि 2 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान इससे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता है जितना निरुआ ने आजमगढ़ के अंदर करने का प्रयास का लगातार कार्य करता रहा। बहनों और भाइयों, आज देश की तस्वीर और तकदीर को मोदी जी ने बदल करके रख दिया है। भारत को दुनिया के अंदर सम्मान मिल रहा है, भारत के अंदर सुरक्षा की अब कोई समस्या नहीं। पहले याद करिए, देश के अंदर कोई आतंकी घटना घटित होती थी तो सरकार किम कर्तव्य विमूढ़ होती थी और नाम भी आजमगढ़ का था, कहीं सराय मीर का, कहीं संजरपुर का, कहीं किसी अन्य क्षेत्र का। आजमगढ़ बदनाम हो चुका था। बहनों और भाइयों, उसमें कोई आतंकी घटना का नाम सुना आपने? कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई।
और अब तो पटाखा भी जोर से फट जाता है ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है और कहता है कि नहीं नहीं ये मैंने ही विस्फोट किया, मेरा नहीं हाथ है, वो तो पटाखा फटा है। आतिशबाजी होती है, आतिशबाजी में अगर जोर से पटाखा फट जाता तो पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए एक तरफ सुरक्षा है, देश का सम्मान है, और दूसरी तरफ विकास के बड़े कार्य भी है, गरीब कल्याण भी है। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय खाद्यान्न घोटाला होता था, गरीब भूख से मरता था, गरीब चिकित्सा के भाव में दम तोड़ता था, गरीब के पास मकान नहीं था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता, और चारों ओर अव्यवस्था अराजकता थी। कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगा शुरू होता था, कोई पर्व और त्योहार आता था तो बहनों और भाइयों कर्फ्यू लगता था, कोई बेचारा कमा करके लाता था, रास्ते में लिया जाता था, लूट लिया जाता था। कोई व्यक्ति कमाने के घर से बाहर गया, घर पे ताला बंद गए, पता लगा कि ताला तोड़ करके उस मकान पे कोई सफाई गुंडा कब्जा कर लिया है, ये तो होता था। और बहनों और भाइयों, आज के दिन पर देखते होंगे, कोई व्यक्ति अगर गांव छोड़ करके कहीं रिश्तेदारी में गया है, कोई उसके घर को छेड़ेगा नहीं, कोई छेड़ेगा तो मालूम है कि फिर उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। बेटी और व्यापारी सुरक्षित है, गरीब को 5 किलो राशन प्रति माह मिल रहा है, 80 करोड़ फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि अगर कोई आज के दिन पर पाकिस्तान का राग अलाप रहा है तो उसको कृपा करके पाकिस्तान ही चला जाना चाहिए, हिंदुस्तान पर बोझा न बने। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा दे रहे हैं, और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी, और वो अभी भूखों मर रही है। अरे मोदी जी ने 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने का काम किया, और कम वक्त पाकिस्तान है वहां पर लोग भूखों मर रहे हैं, और तब भी कोई राग अलाप रहा पाकिस्तान का, तो जाए खुशी के साथ पाकिस्तान जाए, भारत की एक समस्या का समाधान और हो जाएगा। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का सुविधा प्राप्त हो रहा है, और जो भी गरीब आता है, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी अगर मुझे मिलता है कि मैं बीमार हूं, मेरे उपचार में पैसा खर्च हो रहा है, मेरे पास पैसा नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, मैं कहता हूं निश्चित होकर अपना उपचार कराइए, खर्चे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, चिंता मत करो। बहनों और भाइयों, हम पूरा पैसा देते हैं, 12 रुपए तो केवल निरुआ ही यहाँ के गरीबों को उपलब्ध करवाया है। और भाइयों, इसके अलावा किसान को किसान सम्मान निधि, गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हो गया, 4 करोड़ गरीब मकान बन गए, और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर हर एक बुजुर्ग के लिए चुनाव के तत्काल बाद 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड जारी करेंगे, उपचार करेगा, बच्चों के ऊपर बोझ नहीं बनेगा। जितने गरीब बचे होंगे उज्ज्वला योजना का भी कनेक्शन मिलेगा, और उनको एक एक मकान उपलब्ध होगा जिनके पास मकान नहीं है। हर घर में नल है और
नल में शुद्ध आरओ का जल भी है। ये पहली बार हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जो दिया मोदी जी ने, ये जो मोदी जी ने दिया है, क्या इसमें किसी का चेहरा देखा गया क्या? किसी की जाति पूछी गई क्या? किसी का मत और मजहब पूछा गया क्या? ये तो जो भी दिया है सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, सबके बावजूद भी लोग अगर ये मानते हैं कि अभी भी कुछ बाकी है, तो हम कह रहे हैं वह सब कुछ करेंगे जनता जनार्दन के लिए जो उसकी आवश्यकता होगी। और यही नहीं, गरीबों का कल्याण भी हुआ है, तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त होकर के अयोध्या में रामलला को विराजमान कराने का काम किया है। आजमगढ़ के कितने लोग हैं जो अयोध्या गए दर्शन करने के लिए? अरे पूरी अयोध्या, पूरे आजमगढ़ी होकर के आ गई है। बहनों, आज अयोध्या आप देख रहे होंगे कैसे चमक रही है। आप तो पहले भी गए होंगे। पहले में अब में अंतर है ना। देखो, पहले राम भक्तों पर गोली चलती थी और आज राम भक्तों का आवभगत कैसे होता है अयोध्या में आपने देखा होगा। लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, सम्मान के साथ दर्शन भी कर रहे हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं। और आजमगढ़ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां पर दौरे पर रहे केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। केशव प्रसाद ने कहा कि जनता का उत्साह देखकर पूरा विश्वास है कि 400 से अधिक सांसदों को जीतने का लक्ष्य है। उसको जनता के आशीर्वाद से सफलता मिलेगी और मोदी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। अखिलेश यादव 4 चुनाव हार चुके हैं, हार का चौका लगा चुके हैं, 5वीं हार रहे हैं। अखिलेश यादव के खटाखट पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जनता खटाखट फटाफट कमल खिला रही है। साइकिल तो पंचर हो ही रही है, हाथ को मरोड़ रहे हैं। विपक्ष जब सरकार चलाई थी तो जनता को भूखों मार डाला था। गरीब माँ बाप का बेटा प्रधानमंत्री बना। जब लोगों को राशन दे रहा है तब ये भाषण दे रहे हैं। तो अयोध्या रात के फिर मोदी सरकार, विपक्षियों में मचा है हाहाकार, चारों तरफ से रही है मोदी की कमल की बयान। 4 जून को 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। जनता का उत्साह देख करके मुझे पूरा विश्वास है 400 से अधिक सांसदों को जिताने का जो लक्ष्य है उसको जनता के आशीर्वाद से सफलता मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी 4 चुनाव हार चुके, हार का चौका लगा चुके, 5वीं हार हारने जा रहे हैं। 4 जून को उनसे पूछना, तब मुझसे पूछना। जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि जो अखिलेश जी कह रहे हैं। फटाफट लोग खटाखट कमल खिला रहे हैं, लोग खटाखट फटाफट कमल खिला रहे हैं, साइकिल को पंचर कर रहे हैं, हाथ को मरोड़ रहे हैं। धन्यवाद। लखनऊ से खबर, जहां पर जेडीयू की यूपी यूनिट भंग, निष्क्रियता और अनुशासनहीनता के चलते यूनिट भंग कर दी गई है। अनूप सिंह पटेल बने यूपी इकाई के संयोजक। अवधेश कुमार खुशनवाज अंसारी सह संयोजक बनाए गए हैं। जेडीयू की यूपी यूनिट भंग, निष्क्रियता और अनुशासनहीनता पर अनूप सिंह पटेल बने यूपी इकाई के संयोजक। अवधेश कुमार खुशनवाज अंसारी सह संयोजक बनाए गए हैं। अनुशासनहीनता के चलते यूनिट को किया गया है भंग।
बागपत से खबर जहां पर आयुष्मान कार्ड के नाम पर बड़े अस्पतालों में घोटाला। आयुष्मान कार्ड होने पर भी तीमारदारों से वसूली जा रही है मोटी रकम। अस्पताल के संचालकों की तानाशाही। 2 दिन अस्पताल में भर्ती मरीज को नहीं मिलेगा लाभ। 5 दिन मरीज को भर्ती होने पर मिलेगा आयुष्मान कार्ड का लाभ। आयुष्मान कार्ड के नोडल अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। जांच के बाद अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई होगी। बड़ौर क्षेत्र के आस्था हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जांच के बाद अस्पतालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। ये मामला अभी 1 घंटे पहले मेरे संज्ञान में आया है और मैंने इसकी फाइल को चेक किया है। तो इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो हम आयुष्मान योजना को पिछले 7 साल से जब से शुरू ही चला रहे हैं और हमारा रिकॉर्ड हम कम से 7-8 पेशेंट रोज एडमिट करते हैं और पिछले महीने हमने 163 पेशेंट एडमिट किए। योजना से संतुष्ट इसलिए हैं कि इसमें पेशेंट के ट्रीटमेंट का भरपूर पैसा आता है, निर्बाध रूप से आता है और पेशेंट आराम से एडमिट रहता है। तो इसलिए हम किसी भी पेशेंट को मना नहीं करते बल्कि वेलकम करते हैं कि भाई ठीक है आप हमारे हॉस्पिटल आइए, दूसरे हॉस्पिटल की बजाय हम आपको अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। इसलिए हम पेशेंट को फूड भी अपने यहाँ से देते हैं। तो ये तो सोचना ही अलग बात है। अब उस पेशेंट की हम बात करते हैं कि जब वो कोई भी पेशेंट आता है तो हम उससे ज़रूर पूछते हैं कि आपके पास इंश्योरेंस, क्या आपके पास ये कोई कार्ड है, और उसके लिए हमने फॉर्म छपवाया हुआ है। वो फॉर्म में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्म बड़े अक्षरों में लिखा जाता है और उस पर पूछा जाता है कि क्या आपके पास आयुष्मान कार्ड का कोई कार्ड है कि नहीं है। नहीं, मुझे इस बारे में नहीं जानकारी है कि कहाँ का मामला है। अगर इस तरह की जानकारी मेरे पास आएगी तो जाहिर सी बात है मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करा के उस पर संपूर्ण कार्रवाई कराई जाएगी। इसके सांस लेने में दिक्कत हुई थी जी स्कूल में, तो इसका फिर ज़्यादा पहले वहाँ रखी बागपत, फिर वहाँ से हमेशा छुट्टी करवा के घर लिए। तो इसका शाम को दिक्कत हुई, हमेशा फिर आस्था में ले गए। तो वे कह लगे भैया भर्ती जो दिक्कत होगी भर्ती करनी पड़ेगी, नली लगानी पड़ेगी। मगा भाई नली तो तू रहने दो, जो दिक्कत होगी तो हम फिर आ जाएंगे। तो कह लगे भाई पर्चा 5 दिन चलेगा और उसने हमारे तक पूछा नो का भाई आयुष्मान कार्ड है। मगा भाई आयुष्मान कार्ड बन तो रहा हमारा, पर हमारे लोग का भी पहुँचा नहीं है। अमरोहा से खबर जहां पर जिले में तेंदुए से गांव के लोगों में दहशत का माहौल। आदमखोर तेंदुए ने बकरे को बनाया अपना निवाला। वन विभाग की टीम तेंदुओं को पकड़ने में जुटी। हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव ब्रह्मवाद का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जिले में तेंदुए से गांव के लोगों में दहशत का माहौल। जिले में तेंदुओं के गांव में लोगों में दहशत का माहौल। आदमखोर तेंदुए ने बकरे को बनाया अपना निवाला। वन विभाग की टीम तेंदुओं को पकड़ने में जुटी। संभल से खबर जहां पर शादी के नाम पर यौन शोषण। शादी के नाम पर युवती का यौन शोषण। युवक 6 माह तक करता रहा यौन शोषण। पीड़िता ने थाने में दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बहजोई थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दिनांक 17 अप्रैल 2024 को थाना बहजोई के अंतर्गत कस्बा बहजोई की
एक पीड़िता ने अपने ही मोहल्ले के सजाती युवक कमल पुत्र तेजपाल के ऊपर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। उक्त संबंध में तत्काल ही थाना बहजोई पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका था, जिसकी विवेचना प्रचलित है। उक्त प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त कमल पुत्र तेजपाल को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर पूर्ण शांति व्यवस्था कायम है। ज्यादा जानकारी के लिए सब्बल से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रईस, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है ये जनपद संभल के बेची थाना इलाके का है, जहाँ पर शादी के नाम पर 22 वर्षीय युवती का शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। युवक जो है 6 माह से युवती के साथ यौन शोषण कर रहा था, लेकिन पीड़ित युवती है उसने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में तहरीर दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन बताते चले कि पुलिस ने काफी लंबे समय बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है और मामला ज्यादा फैलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच आपको श्रावस्ती से खबर बता देते हैं। श्रावस्ती से खबर, पेट्रोल पंप पर बाइक में लगी आग। श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, तेल डलवाते समय बाइक में अचानक से लगी आग। कर्मचारियों ने कुछ देर पर तमाशबीन बने रहे मौजूद लोग। कर्मचारियों ने जलती बाइक को पंप से किया दूर। पेट्रोल पंप कर्मियों की सूझबूझ से हादसा होने से टला। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।